हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम एनटीपीसी एंड ग्रुप डी रेलवे की जो सबसे बड़ी दो वैकेंसी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरता है, हम उनकी बात करने आए हैं और उनकी बात करके जाएंगे, जिससे एक क्लैरिटी आपको आ जाएगी इन दोनों भर्तियों के बारे में। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज तो इस साल रेलवे की आ ही चुकी हैं, बहुत सारी अभी आनी बाकी हैं। रेलवे लगातार तीसरे साल अच्छा काम कर रहा है, जबकि हम पिछले जब पहली बार ये वैकेंसी आई थी तो भरोसा नहीं था कि रेलवे हर साल बड़े टाइम से कैलेंडर जारी करके और वैकेंसीज निकालता रहेगा। पर अब ऐसा नहीं है और अब क्लैरिटी आई है कि अब रेलवे हर साल वैकेंसीज निकालता रहेगा। लेकिन जो थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा धीरे है, कि कई बार एनटीपीसी में कई सारी स्टेज हो जाने से कि कहीं सीबीटी 1 भी है, सीबीटी 2 भी है, सीबीएटी भी है, कहीं टाइपिंग भी है, तो 4-4 5-5 स्टेप्स हैं, तो इसलिए बड़ा टाइम लग रहा है अभी रेलवे को चाहिए कि एक साल के अंदर जब वो फॉर्म निकालता है तो एक साल के अंदर ये सारे स्टेप्स पूरे करा के ज्वाइनिंग दे दे। बस इतनी सी कमी है और शायद अब रेलवे उस पर भी काम कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, आज एक एक चीज पे मैं बात करने वाला हूं। जैसे बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो रेलवे की वैकेंसीज आएंगी वो कितनी आ सकती हैं, और दूसरा सवाल है कि ये कब तक आ सकती हैं। तो मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। पहले तो आप एक बार कैलेंडर देख लीजिए, कब का जवाब दे देता हूं, ये कब तक आएंगी। जैसे आप देखें, असिस्टेंट लोको पायलट हो या टेक्नीशियन हो या सेक्शन कंट्रोलर हो या जेई की वैकेंसी हो, या हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज की बात हो या आइसोलेटेड, इसका भी पता चल चुका है ये कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। बस बचती हैं केवल ये दो, बाकी सारी वैकेंसीज जो इस कैलेंडर में दिख रही हैं अब तक आ चुकी हैं। या तो उनके बारे में बातें हो चुकी हैं कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, या वो फॉर्म चल रहे हैं। पैरामेडिकल कैटेगरी के तो फॉर्म चल रहे हैं, बाकी सब भरे जा चुके हैं। जेई के भी अभी फॉर्म चल रहे हैं। ये मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इसके फॉर्म आने वाले हैं, हालांकि बाद में थी लिस्ट में, पहले इनसे एनटीपीसी आने वाली थी, पर इसका जिक्र ना होकर इसका हो गया। तो बच्चों में एक असमंजस आई है कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे। तो बहुत सारे साथी देखिए, यहां पर सबका एक एक्सपेक्टेड मंथ दिया हुआ है, पर जो भी आप एक्सपेक्टेड मंथ देख रहे हो, अब तक जो मैं देखूं कि क्या फॉलो किया है रेलवे ने, क्या इस कैलेंडर के अनुसार रेलवे चला है, एक एक महीना लेट चला है। जो ये कैलेंडर है इसके अनुसार एक एक महीना लेट फॉर्म आए हैं सबके। तो आप ये मान लीजिए कि अगस्त दिया हुआ है एनटीपीसी का, तो अगस्त तो अब लास्ट होने को है, तो अभी सितंबर में ही उम्मीद रहेगी कि एनटीपीसी के फॉर्म आएंगे, और सितंबर में मुझे लगता है कि शुरुआत में फॉर्म आपको एनटीपीसी के देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अब मैं बात करूं अगर भाई इसकी लेवल 1 की, तो लेवल देखो, अगर देखोगे तो यहां भी सीधा सीधा जुलाई टू सितंबर तक का ही इन्होंने इन वैकेंसीज का दिया हुआ था। तो जुलाई टू सितंबर, तो सितंबर में जा रहा है, तो ये अपने आप को लेट नहीं मान रहे हैं, इसलिए शायद ये लेट भी कर रहे हैं। ये लेट मान ही नहीं रहे इसको, लेट मानेंगे तो जल्दी भी करेंगे। अब ये अक्टूबर टू दिसंबर लिखा हुआ है लेवल 1, और ये आइसोलेटेड कैटेगरी, लेकिन आइसोलेटेड की अभी से न्यूज आ गई है। बचता है फिर लेवल 1। तो लेवल 1 इन्होंने यहां अक्टूबर लिखा है एक्सपेक्टेड, और ये नवंबर तक तो जाएगा, और ये खुद भी कह रहे हैं अक्टूबर टू दिसंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी या तो नवंबर में फॉर्म आएंगे या दिसंबर में फॉर्म आएंगे, और एनटीपीसी पक्का पक्का सितंबर में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी सबको आ गई कि एनटीपीसी के फॉर्म कब आने हैं। दूसरा, इस बार ये कितनी वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज का बता देता हूं। बहुत सारे साथियों को वैकेंसीज की क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ये 24 में वैकेंसी आई और ये 25 में है। तो जो जो कैटेगरी, आप एएलपी की बात करो, आप टेक्नीशियन की बात करो या जेई की बात करो, इन सब की वैकेंसी आई है। तो ये 24 से सब कम आई है, लेकिन 25 से सब ज्यादा आई है। समझे मेरी बात? 24 में चूंकि ये 5-6 साल बाद निकल रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा दी कि बच्चे संतुष्ट रहे। लेकिन अगले साल चूंकि रेगुलर कर दी, तो आप देखेंगे सब में डाउन आया, फॉर्म भी आधे आए। बच्चों का भी एक भरोसा था कि यार चलो देखा जाएगा। शुरू में तो नई नई आई थी, तो बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, है ना। हालांकि उनको दिखा कि यार इतनी कम वैकेंसीज में नहीं होता, फिर वो आगे कम हो गए। तो अब अगर हम बात करें कि चूंकि यहाँ एएलपी का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, टेक्नीशियन का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, जो वैकेंसी आ चुकी है, जेई का नहीं दिखाया है, इन तीनों वैकेंसीज का आप देखोगे जो अब तक 26 में भी आ चुकी हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं इनकी, क्योंकि ये तीनों वैकेंसी 26 में आ चुकी हैं। तो आप इनका 24 का चार्ट देखना, 25 का चार्ट देखना, तो 24 से 25 में कम हुई है, 26 में बढ़ गई हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एनटीपीसी की वैकेंसीज 5810 से तो ज्यादा आएंगी ग्रेजुएट लेवल की, और 3058 के आसपास अंडर ग्रेजुएट लेवल की आएंगी, या इससे थोड़ी बहुत प्लस होकर के आएंगी। तो ये तो निश्चित है कि इससे ज्यादा ही आनी है, क्योंकि ऐसा पुरानी भर्तियों में इन्होंने किया है, इनमें जो आ चुकी हैं अब। ठीक है, अब चूंकि जो बच्चे हैं ना, जो इसमें वैकेंसीज है, वो खाली जा रहे होंगे पद, तो सारे बच्चे तो ये इतना लंबा इस वैकेंसीज को चलाएंगे। क्यों आती है वैकेंसीज बार बार भाई? क्यों ये जो है बढ़ के आ रही है वैकेंसीज में? उसका कारण बता रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट ये लोग लगा नहीं रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट नहीं लगा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये अगली बार में पद जुड़ जा रहे हैं। इस वजह से ये बढ़ी है वैकेंसीज। ठीक है, तो तीसरी बार में तो बैकलॉग वाली वैकेंसीज जुड़ जाती हैं, इस वजह से थोड़ी बड़ी हुई आप मान सकते हो। ग्रुप डी की भी अगर बात करें तो 32,438 आई थी, फिर 22,195 आई,
आई थी ना, जो चल रही है अभी, जिसका पेपर लास्ट है 25 तारीख को, है ना। और अगर देखें तो देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 32, 22, इससे बढ़ के आएंगी, इससे कम आएंगी, और वही एक्सपेक्टेड हुआ। ये न्यूज भी आई एक दिन अखबार में कि रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। तो इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि एनटीपीसी के भी हमें लगभग अब पद क्लियर है। 6-7 हजार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आएंगे और 3-3.5 हजार अंडर ग्रेजुएट लेवल में आएंगे। तो ये क्लैरिटी भी आ गई, और इसका रेलवे ग्रुप डी का इन्होंने बता दिया कि 30,000 के आसपास पद आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है दोनों ऊपर के। अगला, एनटीपीसी में कौन सी पोस्ट लेना आसान है, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। कई बार बच्चे पोस्ट भी सही नहीं चुन पाते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एनटीपीसी में बच्चों, पहले एक प्रोसीजर समझो आप कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, किस तरह से होता है। सीबीटी 1 होता है पहले, फिर सीबीटी 2 होता है, उसके बाद पोस्ट वाइज, ये जो सीबीटी 2 टेस्ट होता है पोस्ट वाइज होता है, वही किस तरीके से है ना। तो पोस्ट के अनुसार कि कैसे, आजकल तो एक सही टेस्ट लेने लगे हैं, खैर पहले होता था, सॉरी मैं गलत कह गया हूं पहले, पर हाँ पोस्ट के अनुसार ऐसा हो सकता है कि जैसे स्किल टेस्ट, ये ऐसा लिखा हुआ है कि किसी पोस्ट में तो स्किल टेस्ट अर्थात टाइपिंग टेस्ट लेंगे और किसी पोस्ट में नहीं लेंगे। अब आप यहीं से एक अंदाजा लगाओ कि जिस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट लेंगे उसकी कट ऑफ आसान जाएगी या मुश्किल जाएगी। भाई एक पेपर में हो रहा है, एक पोस्ट के लिए हो रहा है केवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से सिलेक्शन। जिसको टाइपिंग नहीं आती वो भी वहां बढ़िया फाइट कर रहा है, और जिसको टाइपिंग आती है केवल एक पोस्ट में उसका हो रहा है। तो आप ये यकीन मानना कि जो टाइपिंग वाली पोस्ट है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे उसके मुकाबले जिसमें ओपन फाइट है। कुछ पोस्ट इसमें टाइपिंग वाली होती हैं, और मुझे लगता है कि टाइपिंग कोई बहुत मुश्किल नहीं है रेलवे की करनी। तो अगर आप ये चाहते हो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, तो आप टाइपिंग अपना स्ट्रांग कर लो, आसानी से नौकरी मिल सकती है उसके मुकाबले। कुछ पोस्ट में यहां सीबीएटी भी होता है, कुछ पोस्ट में अगला जो प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तो होगा ही, पर एक होता है सीबीएटी। तो जिस पोस्ट में जैसे स्टेशन मास्टर में होता है सीबीएटी, और भी होता है एक दो पोस्ट में सीबीएटी, तो ये जो साइकोलॉजी टेस्ट इसको बोलते हैं। तो अगर साइकोलॉजी टेस्ट और ये सब होंगे तो जरूरी सी बात है कि भाई इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, जाहिर सी बात है ना। पर फिर भी चूंकि ये बड़ी पोस्ट है, स्टेशन मास्टर वगैरह, सीबीएटी कोई छोटी पोस्ट में तो होता नहीं, तो आसान जो सिलेक्शन मिलेगा वो स्किल टेस्ट में मिलेगा, स्किल टेस्ट वाली पोस्ट में। तो आप उसको टारगेट कर लें, लेकिन फर्स्ट चॉइस कभी भी स्किल टेस्ट वाली मत डालना, क्योंकि फर्स्ट चॉइस उसको डालो जो सबसे अच्छी लगती है। अगर वो नहीं मिली आपको, देन स्किल वाली तो फिर मिल ही जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी फर्स्ट चॉइस स्किल वाली नहीं डालनी, क्योंकि इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है ना। और ज्यादा नंबर आए, अगर मान लो फर्स्ट चॉइस भी डाल रखी है और नंबर भी हमारे खूब ज्यादा आ गए, तो फिर आपको मिलेगी टाइपिंग वाली, क्योंकि आपने फर्स्ट पे वही डाल रखी है। समझ में आई बात, क्यों नहीं डलवा रहा फर्स्ट पे। फर्स्ट पे हमेशा वो डालो जो आपकी सबसे अच्छी लगती है, वो नहीं मिलेगी फिर स्किल वाली पे अगर आपने टाइपिंग अच्छी कर दी तो वो तो मिल ही जाएगी, है ना। तो उसके भी चांस बने रहेंगे। बात ये है अगर पेपर अच्छा करके आए तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 टेस्ट की बात करें हम, तो आपको मालूम है कि 3 ही चीज आती हैं एग्जाम में, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, जैसे जीएस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। चाहे सीबीटी 2 की भी बात कर लूं तो 3 ही चीज है, बस मार्क्स बढ़ घट जाते हैं। यहां जब सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं तो 40-30-30, 40 का जीएस, मैथ 30 का, 30 का रीजनिंग। जब हम सीबीटी 2 की बात करते हैं तो यही पेपर जो पहले 100 का था ये 120 का हो जाता है। जो चीज 40 की थी जीएस वो 50 की हो गई, मैथ 30 का था 35 का हो गया, और रीजनिंग 30 की थी 35 की हो गई। तो यानी ये रेलवे वाला टेस्ट वो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं देना जिन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, और ये 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। यहां सबसे ज्यादा कमांड हमें जनरल अवेयरनेस पर बनानी होती है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो अधिकतर बच्चे कर लेते हैं। जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, अगर किसी का मैथ और रीजनिंग वीक है तो भाई वो नहीं कर पाएगा सही से तैयारी, क्योंकि जीएस तो सबकी एक जैसी ही होती है लगभग। कोई कहे मेरी वीक है, कोई कहे मेरी स्ट्रांग है, 2-3-4 नंबर का फर्क रहेगा ज्यादा से ज्यादा। ये 2 सब्जेक्ट असली असर डाल देंगे। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग तो स्ट्रांग करने पड़ेंगे अगर आपको रेलवे में एग्जाम निकालना है तो, वरना तो सिर्फ फिर बातें ही हैं, सिर्फ आप फिर वैकेंसी देख करके खुश हो सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपको मैथ रीजनिंग आता है तो नेगेटिव मार्किंग चाहे 1/3 की हो या 1/2 की हो या 1/4 की, फिर कोई फर्क नहीं डालती वो, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो हमें जो आता है हम उसको लगा के आते हैं, जो नहीं आता है उसको नहीं लगा के आते हैं। तो ये नेगेटिव मार्किंग में बड़ा फायदा देते हैं आपको दोनों चीज। लेकिन जीएस नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत डाउन कर देती है, क्योंकि वहां बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना होता। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग खतरनाक नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है, 1/4 की तो फिर भी आसान है, 1/3 की है मतलब मुश्किल नेगेटिव मार्किंग। और वहां यहां सीबीटी 1 में भी 1/3 की है और सीबीटी 2 में भी 1/3 की है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई हाँ जीएस में मैं जिन पे श्योर शॉट हूं वही मुझे क्वेश्चन करके आने हैं, वरना घर आकर के तो फिर गलतियां ही निकलती हैं, है ना। तो इतना भी आपको समझना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट का आपका सिलेबस दे रखा है कि मैथ में क्या क्या होगा,
वो आप सबको इतना पता ही होना चाहिए। देखो यहाँ ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री होता जरूर है, पर ये एक एक क्वेश्चन आता है, एक इसमें से आगे एक इसमें से, क्योंकि इसमें चैप्टर के रूप में लिखे हुए हैं, सिलेबस के रूप में नहीं लिखे हुए। वरना तो बहुत लंबा चौड़ा अलजेब्रा को खोल के लिख सकता है, ज्योमेट्री को खोल के लिख सकता है कि ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, ट्राइंगल एंड ये सब, लेकिन नहीं लिखा ना। इसका कारण है कि यहाँ ये चैप्टर के रूप में ही, अर्थात एक एक दो दो क्वेश्चन ही इसके आने, इसके ज्यादा नहीं आता है एडवांस का। ठीक है, चलो अगर हम बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सबको मालूम ही होना चाहिए, CBT 1 होगा, सॉरी ये ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, अब तो हमने एनटीपीसी का समझा, अब हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। तो एक ही पेपर होता है एनटीपीसी में, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट, दोनों में CBT 1 CBT 2 होते हैं। उस टाइपिंग अधिकतर पोस्ट में होती है, तो टाइपिंग वाली पोस्ट लेना थोड़ा आसान होता है, ये क्लैरिटी है। अगर बोलें कि भाई ये है फिजिकल और ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई फेल नहीं होता, इसमें कोई फेल नहीं होता, मेडिकल में कोई फेल नहीं होता ग्रुप डी के। तो ग्रुप डी को फेल करने वाली एक ही चीज है, वो है CBT यानी एग्जाम। और अगर एग्जाम की मैं बात करता हूं बच्चों रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम, अब आपको पता है कि भाई इसमें जो आता है वो मैथ 25 का, रीजनिंग 30 की और साइंस 25 की और जनरल अवेयरनेस 20 की। पेपर कैसा चल रहा है, फिलहाल चल ही रहा है, आपने देख ही रहे हो। आंसर की आएगी तो और क्लैरिटी आ जाएगी, हम लोगों को भी कैसा पेपर आ रहा था। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है। ये रेलवे ग्रुप डी का है। ये जरूरी सी बात है कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी से थोड़ा आसान रहेगा ही हमेशा निकालना, एनटीपीसी टफ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सारा एसएससी का बच्चा ही दे रहा होता है इन दोनों को भी। हालांकि एसएससी का बच्चा दे या ना दे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसएससी का बच्चा इंग्लिश में ठीक ठाक होता है, मैथ में ठीक ठाक होता है। यहां इंग्लिश आती नहीं और मैथ में कोई भी ठीक हो सकता है, इसमें कोई एसएससी वाला रोल कुछ ऐसा है नहीं। एसएससी वाले बच्चे की भी जीएस वीक मिलती है और यहां जीएस का भी ठीक ठाक रोल है, इसलिए एसएससी वालों से मत डरना। अगर आप ये कहो कि सारी सीटों को एसएससी वाले ले जाते तो वो भी आप ही की तरह बच्चे हैं, उधर उनको नौकरी नहीं मिली, आपको इधर नहीं मिल रही, दोनों बेरोजगार हैं इसलिए यहां टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें वह एसएससी वाले ले जाते हैं, एसएससी वालों को उधर नहीं